नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट और एंड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट की स्टडी करेंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट अर्थात सम्मानित अवस्था समीकरण और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट अर्थात संगत अवस्था नियम। पिछले लेक्चर में हमने वैन डेर वाल गैस इक्वेशन देखी थी। अब वैन डेर वाल गैस इक्वेशन वास्तविक गैसों के लिए लागू होती हैं, परंतु वैन डेर वाल गैस इक्वेशन की कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं क्या हैं? सबसे पहला, वैन डेर वाल स्थिरांक ए और बी, जो ए और बी है उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो ताप से प्रभावित होते हैं। अतः इन्हें हम निरपेक्ष स्थिरांक नहीं मान सकते, यानी एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं मान सकते। अर्थात ए और बी के मान अलग अलग ताप की सीमा में या परास में अलग अलग होते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है? क्रांतिक स्थिरांक जो है उनके प्रायोगिक मान वैन डेर वाल समीकरण द्वारा परिकलित मानों से भिन्न पाए जाते हैं। जैसे हम कहें कि वैन डेर वाल समीकरण से हम Vc/b की वैल्यू लें तो वो 3 होगी, परंतु वास्तविकता में H2, Ar, CO2 इनके लिए ये मान 2.80, 1.41 और 1.86 होते हैं। अर्थात अगर ये Vc/b सबके लिए समान होने चाहिए, 3 होने चाहिए, परंतु हर एक गैस के लिए अलग अलग आ रहे हैं। इसी प्रकार RTC/PCVC की वैल्यू देखें तो वो 2.67 होनी चाहिए, परंतु प्रायोगिक मान भिन्न आते हैं। जैसे He के लिए, हीलियम के लिए 3.08 आता है और CO2 के लिए 3.64 होता है। तीसरी लिमिटेशन है बहुत उच्च दाब पर, यानी वेरी हाई प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर, बहुत निम्न ताप पर यह समीकरण त्रुटिपूर्ण हो जाती है, यानी गैसों पर लागू नहीं हो पाती है। चौथी लिमिटेशंस क्या है? वैन डेर वाल समीकरण से प्राप्त समतापी वक्र प्रायोगिक समतापी वक्र से भिन्न होते हैं, अर्थात समान नहीं होते। पांचवी लिमिटेशंस, बॉयल ताप जो है, बॉयल टेम्परेचर के जो प्रायोगिक मान है वो समीकरण से प्राप्त सैद्धांतिक मान के समान नहीं होते। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई इक्वेशन दी गई जिसे सम्मानित अवस्था समीकरण, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट सभी ताप, दाब और आयतन पर लागू होती हैं। वैन डेर वाल ने ताप, दाब और आयतन को उनके संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन से भाग देकर एक नए चरांक दिए जिन्हें हम सम्मानित ताप, सम्मानित दाब और सम्मानित आयतन अर्थात रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहते हैं। यानी हम सिंपल ये कहें कि वैन डेर वाल इक्वेशन में जो प्रेशर P, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है, उनको हमने एक नए चरांक, नए टर्म से रिप्लेस किया, TC, PC और VC से। यहाँ TC जो है हमारा समानित ताप, PC समानित दाब और VC समानित आयतन अर्थात रिड्यूस वॉल्यूम कहलाता है। समानित ताप, समानित दाब और समानित आयतन, इनको हम किस तरह से ज्ञात करें? यदि हम टेम्परेचर में क्रिटिकल टेम्परेचर का भाग दें तो हमें रिड्यूस टेम्परेचर प्राप्त होता है। इसी तरह से हम प्रेशर में क्रिटिकल प्रेशर का भाग देंगे तो हमें रिड्यूस प्रेशर मिलेगा। इसी तरह से वॉल्यूम में अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम का भाग देते हैं तो हमें
रिड्यूस्ड वॉल्यूम मिलता है। इन्हें हम रिड्यूस टेम्परेचर को TR, रिड्यूस प्रेशर को PR और रिड्यूस वॉल्यूम को VR से व्यक्त करते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम थीटा, पाई और फाई को यूज़ करते हैं। यानी समानित ताप को हम थीटा से, समानित दाब को यानी रिड्यूस प्रेशर को हम पाई से और समानित आयतन या रिड्यूस वॉल्यूम को हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो अब हमारी टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर T इक्वल टू हमारा हो जाएगा TC इंटू थीटा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर इंटू रिड्यूस्ड टेम्परेचर। इसी तरह से प्रेशर हमारा होगा PC इंटू पाई, अर्थात क्रिटिकल प्रेशर इंटू क्रिटिकल प्रेशर इंटू रिड्यूस्ड प्रेशर। और VC हमारा क्या हो जाएगा? V हमारा क्या हो जाएगा? VC इंटू फाई, अर्थात क्रिटिकल वॉल्यूम इंटू रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो यहाँ से हम T, P और V की वैल्यू वैन डर वाल इक्वेशन में रखते हैं। हमारी वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? वैन डर वाल इक्वेशन है हमारी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस V इक्वल टू RT। तो हम P, V और T की वैल्यू इस वैन डर वाल इक्वेशन में रखते हैं। तो हमने P की वैल्यू पाई इंटू PC रखी, पाई इंटू PC प्लस A अपॉन, अब VC की वैल्यू, V स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी 5 स्क्वायर VC स्क्वायर इंटू, यहाँ V की वैल्यू रखी 5 इंटू VC माइनस B इक्वल टू R, यहाँ हमने T की वैल्यू रख दी थीटा इंटू TC। अब इस इक्वेशन में हम PC, VC और TC की वैल्यू रखते हैं। PC की वैल्यू हमारी होती है A अपॉन 27 V स्क्वायर और VC की वैल्यू होती है 3B और TC की वैल्यू होती है 8A अपॉन 27 RB। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में PC की वैल्यू रखी पाई और यहाँ PC की वैल्यू रखी A अपॉन 27 V स्क्वायर प्लस A अपॉन 5 स्क्वायर, यहाँ V स्क्वायर की वैल्यू रख दी, BC की वैल्यू है 3B, तो V स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9B स्क्वायर इंटू 5 3B माइनस B इक्वल टू R थीटा। TC की वैल्यू हमने रख दी 80 अपॉन 27 RB। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम यहाँ 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें और 3 से ही डिवाइड कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? पाई A अपॉन 27 V स्क्वायर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू A अपॉन 27 B स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 3B 5 माइनस B इक्वल टू 8A R थीटा अपॉन 27 RB। अब यहाँ हम A अपॉन 27 B स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में। इसमें से हमने A अपॉन 27 B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? पाई प्लस 3A अपॉन 5 स्क्वायर। यहाँ से हमने B कॉमन ले लिया, तो B कॉमन लेने पर बचा 3 माइनस 1 इक्वल टू 8A थीटा अपॉन 27B। अब B से हमारा B कैंसिल हो गया, B से हम B कैंसिल करेंगे तो यहाँ केवल B बचता है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी? A अपॉन 27B पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू A अपॉन 27 8 थीटा। अब हम A अपॉन 27 से A अपॉन 27 को कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या मिलती है? पाई प्लस 3 5 स्क्वायर 3 माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा। ये हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी संबानित अवस्था समीकरण है। अब इस इक्वेशन, क्योंकि वैन डर वाल इक्वेशन में वैन डर वाल कांस्टेंट A और B थे और A और B टेम्परेचर पर डिपेंड करते थे, इस इक्वेशन में A और B स्थिरांक जो है वो रिप्लेस हो गए, नहीं है, अतः ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अतः इस समीकरण को किसी भी पदार्थ पर लागू कर सकते हैं, यानी वैन डर वाल गैस इक्वेशन तो केवल गैस पर ही लागू होती थी, इसे किसी पर भी लागू कर सकते हैं और सभी गैसों पर ये समान रूप से लागू होती है। समानित ताप, दाब व आयतन के रूप में व्यक्त की गई इस समीकरण को हम
रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट या समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। अब समस्त गैसों के लिए समानित ताप और समानित दाब के मान यदि समान है तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा होता है। इसे हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट या संगत अवस्था का नियम कहते हैं। यदि दो गैसों के लिए समानित ताप और दाब के मान समान होंगे तो उनका समानित आयतन भी समान होगा। ऐसी स्थिति में गैसें क्या होंगी? समानित अवस्था में होंगी, करस्पॉन्डिंग स्टेट में होंगी, और उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी समान होगा। इसलिए इसे हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। अब हम अगर समानित अवस्था समीकरण से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZR और रिड्यूस प्रेशर PR का मान निकालें और इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करें, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZR और रिड्यूस प्रेशर PR के बीच ग्राफ प्लॉट करें, यानी समानित संपीड़ित व्यंजक Z या रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZR और रिड्यूस प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर भिन्न भिन्न गैसों का अलग अलग तापों पर ग्राफ इस तरह से आएगा। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक टेम्परेचर, जैसे हमने रिड्यूस टेम्परेचर 1.0 लिया, तो 1.0 पर सभी गैसें जो हैं समान ग्राफ पर, एक ही ग्राफ पर सभी गैसें आ रही हैं, इनका आदर्श व्यवहार से विचलन समान है। इसी तरह से टेम्परेचर 1.2 पर इनका आदर्श व्यवहार से विचलन एक जैसा है। इसी तरह से टेम्परेचर TR 2.0 पर इनका आदर्श व्यवहार से विचलन समान है। अर्थात एक ही टेम्परेचर पर ये सभी गैसें जो हैं संगत अवस्था में है, इसलिए हम इसको संगत अवस्था समीकरण, संगत अवस्था नियम या लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट भी कहते हैं। और क्योंकि इनका अगर समानित ताप और समानित दाब समान है तो आयतन भी समान है, और समानित आयतन समान होने पर इनका जो आदर्श व्यवहार से विचलन भी समान है, यानी इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन और प्रोपेन चारों गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा ही है। तो इसे हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट या संगत अवस्था समीकरण, संगत अवस्था नियम कहते हैं। थैंक यू।